बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर इस वक्त और ज्यादा हो गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश पर बीजेपी के भीतर जो स्थिति है, उस पे मोदी वर्सेस योगी है। क्या स्थिति है? क्या योगी को बदलने के लिए पूरी कोशिश लगाई जा रही है, या फिर अगले लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र का चेहरा कौन होगा, या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद चेहरा कौन होगा? इसकी लड़ाई बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश पे? सियासी मूड किस तरह से है और अधिकारियों का गठबंधन के नेताओं के साथ व्यवहार कैसा है? इस पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। आलोक पाठक जी हैं। आलोक जी, स्वागत है। नमस्कार। आलोक जी, ये मामला क्या नजर आ रहा है आशीष पटेल और एसटीएफ का? ये क्या द्वंद है? क्योंकि आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी की मीटिंग भी बुलाई है और इस दौरान उनके तेवर बहुत तीखे नजर आ रहे हैं। ये हो क्या रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बीजेपी और स्टेट बीजेपी की लड़ाई, या योगी वर्सेस मोदी की लड़ाई यहां तक पहुंच गई है? नहीं, साफ शब्दों में ये मोदी बनाम योगी के युद्ध की शुरुआत हो गई है। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है आज आशीष पटेल ने, ये एसटीएफ और सूचना निदेशक तो मतलब एक कहना अपने एक साफ है। दरअसल हुआ क्या, 2024 में जब लोकसभा के नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 66 से घटकर 36 पर आ गई, तो अनुप्रिया पटेल ने इस हार के लिए जिम्मेदार ठहराया योगी सरकार को कि आपकी सरकार में ओबीसी और दलितों की हितों की रक्षा नहीं हुई है। इस वजह से एक ओबीसी और दलित बड़ा चंक जो 2014 से के साथ था, वो हटके चला गया इंडिया गठबंधन के साथ, और उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती का, जो पिछले 4 सालों से कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है योगी सरकार। उसमें दलित और पिछड़े छात्रों का यह मानना है कि उसमें आरक्षण के नियमों की अवहेलना की गई। पहले वो लोग मुकदमा जीतते हैं, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से मुकदमा जीतते हैं। अगस्त के महीने में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी फैसला किया कि इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ, नए आधार पर आप इसकी पूरी मेरिट लिस्ट बनाइए। तो 4 साल की जंग थी। दलित और पिछड़े छात्र वो लगातार आंदोलन कर रहे थे यूपी की सड़कों में, कई बार उनको लाठियां मिली, और उनके पक्ष में हमेशा से अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, ये सारे लोग खड़े रहे। लेकिन योगी जी का ने एक ही मानना है कि नहीं, इसमें हमने आरक्षण के नियमों का पालन किया। मेरा सवाल योगी जी से यह है कि आपने तो विधान भी कहा है, लेकिन हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि नहीं, आप जिस तरह से आरक्षण की नियमावली, उस हिसाब से नई मेरिट लिस्ट बनाइए। ये ठीक है, हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले के खिलाफ कुछ छात्र सुप्रीम कोर्ट चले गए और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में। और एक सवाल और उठा था, आजकल उत्तर प्रदेश में या कई राज्यों में नौकरियां, राज्य सरकारें स्थायी नौकरियां नहीं दे पा रही है। नौकरियां देने का एक नया तरीका शुरू हुआ आउटसोर्सिंग के जरिए या संविदा पे, तो उस पे भी उठाया है, अनुप्रिया पटेल ने भी उठाया है, आशीष पटेल ने भी उठाया है, और भाजपा के ओबीसी के जो सबसे बड़े कद्दावर चेहरा है केशव मौर्य, उन्होंने तो बाकायदे चिट्ठी लिखी थी, वित्त विभाग को पूछा था कि पिछले 7 जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने तब से संविदा और आउटसोर्सिंग में जो नियुक्तियां हुई उनमें आरक्षण के नियमों का पालन हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जानकारी दे दे। अब मानेंगे मिर्जा साहब, 14 जुलाई को ये चिट्ठी लिखी गई है और अब तक वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। अब चूंकि अनुप्रिया पटेल ने खुलकर योगी के ऊपर आरोप लगा दिया कि योगी के राज्य में दलित और पिछड़ों के हक के साथ न्याय नहीं हुआ, तो अब टीम योगी सक्रिय हो जाती है। टीम योगी कौन है? योगी जी के पास कोई नेता नहीं है साहब, योगी जी के पास सिर्फ अधिकारी हैं, और जो अधिकारी योगी जी की बात करेगा वही महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठेगा। ये भी एक सच है उत्तर प्रदेश का। जिस सूचना निदेशक के बारे में बहुत खुल के बोला है, आज बहुत खुल के बोला है आशीष पटेल ने, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस योगी आदित्य
को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो एक मुद्दा बनाया गया हमारे खिलाफ कि हमने में प्रमोशन दिया है, उसमें नियमावली का पालन नहीं किया है। आशीष पटेल ने कहा कि यार ये प्रमोशन मैंने नहीं किया है, ये प्रमोशन हमारे विभाग के प्रमुख सचिव, जो उस वक्त प्रमुख सचिव थे, एम देवराज की अध्यक्षता में हुआ था। डीपीसी मतलब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, इसके तहत पॉलिटेक्निक में काम करने वाले शिक्षकों को प्रमोट करके बनाया और बताया कि इस फाइल को मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा था और मुख्यमंत्री कार्यालय से जो निर्देश प्राप्त हुए थे उनका अनुपालन करते हुए प्रमोशन प्रचार चलाया जा रहा है मेरे खिलाफ मीडिया में। और उसमें इसमें एक तस्वीर का दूसरा पहलू भी है जो दर्शक जानते भी होंगे और नहीं भी जानते तो मैं बता दूं कि अनुप्रिया पटेल की सगी बहन पटेल, जो इस वक्त समाजवादी पार्टी के टिकट से सिराथू से विधायक है, वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है और सीधे सीधे अपने जीजाजी पर आरोप लगा कि इसमें 25 से लेकर 50 लाख रुपए पर कैंडिडेट की रकम का आदान प्रदान हुआ है, घूस ली गई है, भ्रष्टाचार। इस मामले में बता दूं आपको कि अब आशीष पटेल का कहना यह है कि ये जो डीपीसीबी है नियम कानून है, तो ये जो खबरें चल रही हैं तो सूचना विभाग को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये जो प्रमोट किया गया है तकनीकी शिक्षा विभाग में, ये नियम कानून के तहत हुआ है, या वो खुद बता दे कि इसमें नियम कानून का उल्लंघन हुआ, पहली बात। दूसरा, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज, पता नहीं उस पत्रकार का क्या हाल होगा। देखिए, मैं तो पत्रकार हूं, मेरे पर तो एफआईआर हो चुकी है, लेकिन मैं उन्होंने जिक्र किया कि एक पत्रकार महोदय उनको बताया कि शिशिर सिंह का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि तुम आशीष पटेल के खिलाफ खबर चलाओ। ये बड़ा आरोप है। उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री ऑन कैमरा बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना निदेशक जैसे कहा कि वो पत्रकारों को बोलते हैं कि तुम आशीष सिंह के खिलाफ खबर चलाओ। ये बड़ा आरोप है और अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में बार बार वो हमारे खिलाफ सीबीआई की जांच करा लीजिए। और बड़ा एसटीएफ पे तो बड़े उग्र रहे। उन्होंने चैलेंज किया कि एसटीएफ तो लोगों को पैर में गोली मारती है, आइए आप मेरे सीने पे गोली मारें। पल्लवी पटेल विधानसभा में धरना दे रही थी सत्र के दौरान। उनका कहना था उस दौरान एसटीएफ का एक अधिकारी लगातार उनसे फोन पे बात कर रहा था और जिस जगह पे हर आदमी नहीं जा सकता वहां एसटीएफ के 2 लोग उनके साथ धरने में शामिल थे। ये बड़े आरोप है, ये बड़े आरोप है और ये आरोप सार्वजनिक मंच से, मिर्जा जी, ये सार्वजनिक मंच से बोला है आशीष पटेल ने। इसकी गंभीरता समझिए। देश में प्रदेश क्या कह रहे हैं? अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ये सब चीजें इसलिए की जा रही है कि मैं दलित और पिछड़ों के आरक्षण, उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ती रहूंगी। भाई, इससे तो ये संदेश जाएगा कि योगी जी नहीं दे रहे हैं, योगी जी दलित और पिछड़ों को उनका हक नहीं दे रहे हैं। वो बार बार सामाजिक न्याय की बात बता रहे हैं और जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने बोला हमारा गठबंधन तो नरेंद्र मोदी के साथ है। और पत्रकारों ने पूछा कि अगर आपको इतनी नाराजगी है तो आप इस्तीफा नहीं देते हैं, तो कहता मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, बर्खास्त करना है तो मंत्रिमंडल से मुझे बर्खास्त कर दे, मैं कोई भगोड़ा नहीं। हरे मंच में कार्यकर्ताओं से उन्हें पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो कार्यकर्ताओं ने कहा नहीं, अब लड़ाई लड़िए, अब डरिए मत। देखिए मिर्जा जी, बड़ी संख्या में ओबीसी और दलित भाजपा को छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में। राजनीतिक परिस्थितियां समझिए। अगर दलित पिछड़ों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के इससे हट गया तो उत्तर प्रदेश में भाजपा वहीं पहुंच जाएगी जहां 2012 में थी।
2012 में भारतीय जनता पार्टी को 16 सत्र मिला था विधानसभा चुनाव में और मात्र 47 सीटें थी। एक तरफ मोहन भागवत ने साफ साफ कह दिया तो हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ के हिंदुत्व के नेता बनना चाहते हैं, इस तरह के कार्यकाल, इस तरह की हरकतें बंद होनी चाहिए। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हुई, ये तो बड़ी असाधारण परिस्थितियां। अभी तक तो आशीष पटेल ने परसों ट्वीट किया था, लेकिन आज बकायदे मंच से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने सारी बातें रखी और ये बोलना कि पटेल को आरोप लगाना, पल्लवी पटेल से एसटीएफ के अधिकारी लगातार बात कर रहे थे जब वो धरना कर रही थी और उनके साथ 2 लोग जो धरने पे बैठे थे वो एसटीएफ के उस भेजे थे। और क्या जो विपक्ष आरोप लगाता है कि एसटीएफ फर्जी इनकाउंटर करती है, अब तो योगी सरकार के मंत्री नहीं जानते कि क्या जो भी विरोध करेगा या जो कहना चाह रहे थे कि जो सामाजिक न्याय की बात, वो क्या कह रहे हैं कि वो तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए आप इस तरह खबरें प्लांट कराई जा रही हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आपको अपनी जान का खतरा लग रहा है? कहा जब षड्यंत्र है तो खतरा तो होना स्वाभाविक है। कहा लेकिन मैं सुरक्षा नहीं मांगूंगा किसी से, उनको सुरक्षा दी जाए एक्स कैटेगरी की, वाई कैटेगरी की। मिर्जा जी आज से 15 दिन बाद, माफ कीजिएगा, आज से 12-13 दिन बाद प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है। योगी सरकार महाकुंभ की तैयारी कर रही है और उसके पहले सरकार का एक ओबीसी समाज का बड़ा सहयोगी जो 2014 से कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, उस पार्टी का एक कैबिनेट मंत्री लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना पर इसमें सवाल उठाता है। ये कुंभ के पहले है, ये राजनीतिक भूकंप समझिए। कहां लोग बोल रहे थे कि योगी जी कुंभ के सफल आयोजन करने के बाद योगी की टीम सोच रही थी कि योगी जी मोदी जी की जगह, अगर मोदी जी को 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं, जो कि इस बार 17 सितंबर को 75 तो कुंभ के जरिए योगी जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद का शपथ की दूरी तय कर लेंगे। लेकिन अगर उनकी ये छवि हो जाएगी कि उनके 2 अधिकारियों की वजह से सामाजिक न्याय, जैसा वो दावा कर रहे हैं आशीष पटेल कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ को कमजोर किया जा रहा है, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, तब तो मुझे लग रहा है कि योगी जी का राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा दिया इन अधिकारियों ने। आशीष पटेल ने जो बोला है, अगर उस आरोप में सच्चाई है, क्योंकि आप जब तक दलित पछड़े आपको नेता नहीं मानेंगे, आज की डेट में आप लोकसभा का चुनाव नहीं अपना खुद का, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से जनगणना के आंकड़े आए हैं, बिहार में दलित पिछड़ों की आबादी देश की लगभग 70 से 80% है। तो ऐसे समय में अगर योगी जी की छवि बना दिया इन अधिकारियों की बेवकूफी की वजह से कि योगी जी तो पिछड़ों के विरोधी है, भाई अल्पसंख्यक, मतलब एक छवि तो बनी गई है कि अल्पसंख्यक योगी जी पे भरोसा नहीं करता है और दलित पिछड़ा भी नाराज हो जाएगा, के लिए तो विधानसभा की अपनी सीट बचा पाना मुश्किल होगा। अब देखना यह है कि ऐसी परिस्थितियों में योगी जी क्या कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल आलोक जी, जिस तरह से आशीष पटेल ने एसटीएफ से जान को खतरा बताया, क्योंकि एसटीएफ की तो धूम मची है उत्तर प्रदेश में, हर चीज को कानून व्यवस्था से जोड़कर एसटीएफ की जय जय करवाई जा रही है और एसटीएफ से ही जान को खतरा है, कैबिनेट मंत्री आपका बता रहा है। दूसरी तरफ आशीष पटेल ये भी कह रहे हैं कि मेरे भाषणों की, मेरी बातों की अच्छी जो बातें हैं उसको हटवा दिया जा रहा है मीडिया से
और नेगेटिव जो बातें अप्रोच कर सकती हैं, उसको छपवाया जा रहा है। तो मीडिया पर कैसे सरकार या यूँ कहें कि टीम योगी जिसका ज़िक्र बार-बार होता है, वो काबिज़ हो रही है। इसका हमने नमूना ये भी देखा था जब हरियाणा का चुनाव हुआ था, तो चुनाव के नतीजे आते ही पूरे मीडिया में जो नोएडा से चलता है पूरा मीडिया, उसमें योगी, योगी हो रहा था। कह रहे थे योगी का जो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, उसने कमाल कर दिया। प्रधानमंत्री का ज़िक्र ही नहीं हो रहा था। तो क्या जो ये टीम योगी है, जो मीडिया पर एक तरह से पूरी तरह से देखती है कि क्या चीज़ एंटी योगी है और क्या चीज़ प्रो योगी है, किस तरह से चलाया जाएगा। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम भेद भी खुलने लगे हैं, जिस भेद को अब तक छुपा के रखा गया था। आशीष पटेल ने उन भेदों को भी खोल दिया कि एसटीएफ कैसे काम कर रही है, आपका मीडिया से कैसे काम करवाया जा रहा है। तो क्या ये आने वाले वक़्त में इसमें केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व को भी इंटरवीन करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही? अब तो पानी सर के ऊपर से निकल गया उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में पानी सर के ऊपर से निकल गया। अगर भाजपा की यूपी योगी सरकार की छवि बन गई कि वो दलित और पिछड़ों की विरोधी है भाई साहब, जी। तो भले उत्तर प्रदेश में चुनाव 2020 मार्च में, फरवरी मार्च में है, इसका खामियाजा बिहार में 2025 में भुगतेंगे आप अगस्त में, और अब से एक बाद दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है, जहां लगातार पिछले पिछले 25 सालों से जहां लगातार भाजपा सत्ता से बाहर है, तो दिल्ली में भी बड़ा नुकसान होगा भारतीय को और बिहार में भी। तो अब इसमें केंद्रीय नेतृत्व अगर कोई नहीं करता है मिर्जा जी, तो जो बीजेपी बताया था कि मोदी जी की ब्रांडिंग की गई थी 2014 में कि पिछड़े हैं, गरीब परिवार के हैं, चाय बेचने वाले बेटे हैं, जिस वजह से बड़ी संख्या में इतने वोट तो बीजेपी को अटल जी के जमाने भी नहीं मिले। आज भले मोदी जी 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो अटल जी जितनी लोकप्रियता नहीं थी उनकी। अटल जी के जमाने में भाजपा मैक्सिमम 171 सीटें जीत पाई थी, और मोदी जी के बारे में तो सबसे कम इस बार 240 मिली भाजपा को। और ऐसे ऐसे राज्यों में भाजपा की आज की डेट में सरकारें हैं जो भाजपा ने सपने में नहीं सोचा था कि भाजपा अपने बलबूते उड़ीसा में सरकार बना लेगी। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा कि अब अगर केंद्रीय नेतृत्व में इसमें दखल नहीं दिया तो नुकसान पूरी भाजपा को होगा। पहली बात, तब जिस मीडिया की बात कर रहे हैं मिर्जा जी, क्योंकि मैं एक बड़े मीडिया समूह का बिजनेस हेड था 14 साल तक, नाम नहीं लूंगा, लोग मेरा नाम सर्च करके गूगल में सर्च कर सकते हैं। देश के बड़े मीडिया हाउस का मैं बिजनेस हेड था, इसलिए मुझे पता है कि हेडलाइन कहां से छपती है और किसकी बेस से छपती है। ऐसा है मिर्जा जी, सारे मीडिया हाउसेस जितने भी चैनल्स हैं उनके मुख्यालय नोएडा में ही है, और मैंने 2000 लेकर 2020 तक बैठा हूं मैं, तीन को देखा है, तीन नहीं माफ कीजिएगा, चार, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, अखिलेश जी और योगी आदित्यनाथ। तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमेशा यूपी सरकार के इशारे पर ही काम है। हाँ, थोड़ा जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहते हैं या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हैं तो थोड़ी आजादी रहती है कि आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जब बहन जी मुख्यमंत्री थी या योगी आदित्यनाथ जब मंत्री हैं तो उनके खिलाफ खबर छाप चलाने की हिम्मत संपादक में नहीं है। ऐसी रीढ़ के हड्डी के संपादक अब नहीं पाए जाते हैं मीडिया में। वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, आप आलोचना कर सकते हैं। और अब तो बजट भी बहुत ज्यादा हो गया है। मीडिया को जिंदा रहने के लिए उत्तर प्रदेश मीडिया हाउसेस को सरकार से, और इसकी शुरुआत हुई थी मायावती के साथ, तब से बजट बढ़ता चला।
अब तो पूरे देश की केंद्र, अगर आप चेक करेंगे तो के सूचना बजट से ज्यादा बजट उत्तर प्रदेश सरकार का है। लेकिन सच ये है कि देश की जनता इस मीडिया को सीरियसली लेती नहीं है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में तमाम यूट्यूब चैनल्स को करोड़ों लोग देख रहे थे, इसलिए पैसे के बल पे ये कुछ भी छपवा दें, लेकिन जनता उसको मानती नहीं है। हाँ, ये ठीक है, हरियाणा में बड़ा क्लोज चुनाव था, हरियाणा में कांग्रेस भाजपा से नहीं हारी, कांग्रेस हरियाणा में अपनों से हारी है। कांग्रेस के 17-18 विद्रोह नहीं लड़ते तो हरियाणा में शायद कांग्रेस की सरकार होती। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना का आपस की लड़ाई महाराष्ट्र में बड़ी हार का कारण बनी है। लेकिन जहां जहां एक आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री चेहरा था, हेमंत सोरेन, जिनको की एनडीए की सरकार ने जेल भेजा था, उसकी देखिए कितनी जबरदस्त वापसी हुई है झारखंड में। लेकिन चूंकि विपक्ष के बड़े नेता ने रांची में इतिहास रचा, तो उसकी चर्चा गोदी मीडिया नहीं करेगा। और हेमंत सोरेन का उतना बजट भी नहीं है भाई, छोटा सा राज्य है झारखंड। अब मीडिया हाउसेस को मैं बता रहा हूं, जिस जिस कि मैं जिन मीडिया हाउसेस को 1 करोड़ भी नहीं मिलता था साल का, अब उन मीडिया हाउसेस को 40, 50, 100 करोड़ रुपए मिलता है। साहब, पैसे में बढ़ती है मिर्जा जी, लेकिन जनता इन भाई गोदी मीडिया तो दावा कर रहा था कि अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार यूपी में 80 में 80, क्या नतीजे आए? तो उसकी चिंता नहीं है कि वो क्या लिखवाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी हो रहा है जी, ये पहले से होता रहा है। आलोक जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से योगी वर्सेस मोदी की लड़ाई को आशीष पटेल ने और गंभीर कर दिया है और आगे बढ़ा दिया है, और अब ये अगर यहां स्थिति नहीं संभाली तो एंटी ओबीसी, एंटी दलित का तमगा सिर्फ योगी आदित्यनाथ तक ही नहीं लगेगा, बल्कि वो नरेंद्र मोदी तक जाएगा, क्योंकि बात बीजेपी की है, सिंबल कमल है। तो अगर कमल के निशान वाली सरकार पर उत्तर प्रदेश में ये एंटी दलित, एंटी ओबीसी का तमगा लगता है, जैसा कि खुद कैबिनेट मंत्री योगी सरकार का कह रहे हैं, और ये विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिलेगा। अखिलेश यादव इस पर क्या कहते हैं, या राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया आती है, या बीएसपी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आगे की लड़ाई इंडिया गठबंधन या पीडीए जिस तरह से लड़ना चाहता है, उसको मोमेंटम दे दिया आशीष पटेल ने आज। तो आशीष पटेल का ये बयान और योगी वर्सेस मोदी को देखे तो अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में राजनाथ सिंह थे, योगी आदित्यनाथ थे मंच पर, और अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जा रहा था। मंच पर पोस्टर लगे थे, राजनाथ सिंह के बेटे ने लगवाए थे, उसमें अमित शाह गायब थे, अमित शाह कहीं नहीं थे, क्योंकि उसे कनेक्ट किया गया था कि कहीं जो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर उन्होंने बयान सदन में दिया, उसकी वजह से कहीं ये पहल तो नहीं हुई, या फिर ये योगी वर्सेस मोदी की लड़ाई अब अमित शाह को किनारे लगाने की तरफ तो नहीं बढ़ गई है। तो क्या ये पूरा मामला सिर्फ योगी तक रहेगा, ये समझना शायद गलती हो जाएगी, ये मामला अब निकलकर नरेंद्र मोदी को भी अपनी चपेट में लेगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा, आज के इस बयान का खामियाजा भाजपा को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लगेगा, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल से कमजोर है। पिछले 11 सालों में माना जाए तो ये जो चौथा चुनाव केजरीवाल लड़ रहे हैं, इस बार उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कांग्रेस से लड़ रही है। लेकिन आज बयान के बाद दिल्ली में भी बड़ी संख्या में दलित, ओबीसी का वही हाल है। ऐसा थोड़ी कि कुछ संरचना में अंतर आ रहा है। भाई, माइनॉरिटी का आपको वोट मिलना नहीं है, अल्पसंख्यक तो आपके साथ है ही नहीं है, और दलित ओबीसी भी अगर नाराज हो गया, और आज की शुरुआत लोकसभा चुनाव में हो गई थी भाई, इसी वजह से यूपी में आप 36 पे सिमट गए थे, राजस्थान में 11 सीटें आप हार जाते हैं 25 में से। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र में होता है लोकसभा में, जहां एनडीए 40-45 सीटें जीतता था, 48 17 सीटों पे सिमट गया। हरियाणा में भी 5 लोकसभा सीटें आप हार गए।
तो अब वो जो बिखराव है दलित और पिछड़ों का, भाजपा से जो मोहभंग शुरू हुआ था, वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि यूपी में अक्षय पटेल की पार्टी से गठबंधन मोदी जी ने नहीं किया होता, मोदी जी ने 2014 में, तो शायद लोकसभा में इतनी बड़ी सफलता इनको 2014 में नहीं मिलती, न विधानसभा के चुनाव में मिलती। तो आप सही कह रहे हैं, अभी तक तो आरोप लगाते थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, लेकिन अब तो अपनी ही सरकार के और ओबीसी समाज के कद्दावर नेता हैं। अपना दल जो है वो पिछड़ों का, कमेरावादियों का ही दल माना जाता है। तो आज के बयान के बाद अगर ओबीसी उत्तर प्रदेश में लगभग आबादी हर जगह 50-55% से ज्यादा समाज की आबादी भी है, अब इसलिए ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे नुकसान तो भाजपा का होगा, कमल के नुकसान होगा। जो मोदी और योगी का होगा तो तात्कालिक होगा, लेकिन अगर इस तरह से 2004 के बाद जनता का मोहभंग, 2004 के चुनाव में जिस तरह से मोहभंग हुआ, भाजपा सत्ता से बाहर हुई और 10 साल तक फिर हारती, और मोदी की वजह से ओबीसी तबका वापस लौटा, तो नुकसान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोदी योगी को तो जो होगा ही होगा, इससे भारतीय जनता पार्टी को लंबा नुकसान होगा। इसलिए मुझे लगता है कि आप यूपी में एक बड़ी कार्रवाई देख सकते हैं कि अमित शाह और मोदी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, क्या इन दोनों अधिकारियों को हटा दिया जाएगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा, शिशिर सिंह को और अमिताभ यस को एसटीएफ से हटाया जाएगा, शिशिर सिंह को सूचना विभाग से हटाया जाएगा और एक कंप्रोमाइज वाली सिचुएशन लाई जाएगी, या योगी हटेंगे। अब तो आशीष पटेल को वो कर चुके हैं। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आलोक जी, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।